सोशल मीडिया पर मौजूद अहम खबरों को हम अब से शेयर करते हैं। आज के एडिशन में पहली खबर 20 साल पहले हुए इस रेप केस के बारे में है, जिसकी वजह से अकबर बुगटी साहिब ने कैप्टन हमाद पर इल्जाम लगाकर हवालगी का मुतालबा किया। फिर अस्करियत पसंदी शुरू हुई और उसके नतीजे में बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू एवा और अकबर बुगटी साहिब मारे गए। कल के एजाज सैयद साहिब के प्रोग्राम में मोहसिन बेग साहिब ने नया इंकिशाफ किया है, पहले वो देखें। कनाडा भिजवा दें। मैंने कहा मुझे पासपोर्ट दें। ठीक, पासपोर्ट लिए। अब मैंने उससे ये भी पूछा कि ये जो बुगटी साहब या मीडिया कह रहा है कि वो हमाद है और ये और वो, अच्छा मैंने उनके हस्बैंड को फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए भिजवा के मैंने कहा मुझे सच पता है। उसने कहा नहीं। मैंने कहा यार आप डिनाई तो करें ना, मतलब पूरा पाकिस्तान आग लग गई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ। नहीं, उसने कहा वो हमाद नहीं है, वो नहीं है। ठीक? वो उन्होंने उसकी फोटोग्राफ वगैरह दिखाई थी। हाँ, आइडेंटिटी कुछ डिनाई कर दी। अब उसके बाद सर मैं वापस आया, मैंने मार्क लायल ग्रांट, जी हाँ, उस वक्त के हाई कमिश्नर, मैंने उनको कहा और मैंने उनको फीस भिजवाई पासपोर्टों के साथ। ठीक, तो मैं मैरियट में खाना खा रहा था तो उनका बंदा आया, उसने कहा जी फीस भी वापस और वीजे भी लग गए। मैंने अब आके इनको ब्रीफिंग दी कि जी इसको बाहर भिजवा देते हैं और ये किस्सा खत्म करते थे, आपको डेरा बुगटी पे अटैक करने की जरूरत नहीं। आपने ब्रीफिंग दी मुशर्रफ साहब को, ठीक, DGMI थे जनरल एजाज नदीम एजाज, और एक साहब DGISPRP थे शौकत सुल्तान, वो भी थे। तो उसमें अब मेरे से आपने नाम नहीं पूछना, उनमें से एक साहब ने कहा, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कहा जी बेग साहब एनू ना डॉक्टर ਨੂੰ ਇੰਨੇ पैसे भी दे दो। सर मैं नाम नहीं पूछता, वैसे आप बता दें। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनको मोहसिन बेग साहिब के इस इंकिशाफ पर कि कैप्टन हमाद इसमें मुलव्वस नहीं था, सरफराज बुगटी साहिब ने खुश होकर ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखते हैं कि गुज़िश्ता 15 बरस से मैं ये बात दोहरा रहा था कि डेरा बुगटी के शाजिया खालिद केस में कैप्टन हमाद का कोई किरदार नहीं था, मगर हकीकत को मुसलसल मस्ख किया गया। आज एक ऐसे ऐनी गवाह के सामने आने से जो इस वाक़ये का बराह रास्त हिस्सा था, वो सच बिलाखिर सबके सामने आ गया है जिस पर मैं बरसों से कायम था। मैं मोहतरम मोहसिन बेग साहिब का तहदिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने दियानत के साथ कौम के सामने असल हक़ाइक़ रख कर तारीख को दुरुस्त किया। बलूचिस्तान की कहानी हमेशा एकतरफा बयानिए के जरिए पेश की जाती रही है, जिसका मैं इब्तिदा से नाक़िद रहा हूँ। अफसोस कि आज भी कुछ एंकर्स कैप्टन हमाद को ही कसूरवार करार देते हैं और देते रहेंगे। उनका मकसद शायद मकबूलियत हो, मगर हरगिज हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग नहीं। सवाल यह है कि क्या वाकई हकीकत सामने आ गई है या ये अधूरी हकीकत है? सबूख सैयद साहिब ने जवाब में सरफराज बुगटी साहिब से ट्वीट में सवाल पूछा है। सबूख साहिब पूछते हैं कि ठीक हो गया, ये इस वक्त रिपोर्टिंग के दौरान भी सुना था और मुशर्रफ साहिब ने भी कहा था कि बतौर रिपेस्ट हमाद की शनाख्त नहीं हुई। यहाँ तक ठीक हो गया, लेकिन सवाल यह है कि रैप हुआ था या नहीं, तो बकौल मोहसिन साहिब के हुआ था। तो फिर सवाल यह है कि 15 बरस गुजरने के बावजूद रिपेस्ट कौन था? ये मालूमात कहाँ से मिलेंगी? हम समझते हैं कि ये दुरुस्त सवाल है कि फिर असल रिपेस्ट कौन था और क्या इसको सजा मिली थी? अब वो कोई खास शख्सियत थी जो सजा से भी बच गया और जिसका नाम मोहसिन बेग भी नहीं ले सके। दूसरी सोशल मीडिया पर मशहूर हुई पोस्ट देखें। मैं इस वक्त अली उजैर के साथ बैठा हुआ हूं, जो पंजाब पुलिस में भर्ती का कैंडिडेट है, और इसने भर्ती की दौड़ में जिस तरीके से ये भागा, वाकई में ऐसे लगता है कि जैसे ये भाग नहीं रहा, ये उड़ रहा है। उजैर का जो कद है वो मार्जिनली कम जज किया गया जब इसके कद की पैमाइश हुई, लेकिन उजैर का ये कहना है कि मेरा कद जो है वो बिल्कुल पूरा है। पंजाब पुलिस की भर्ती एब्सोल्यूट मेरिट पे होती है, और लेकिन साथ ही साथ हम ये चांस जरूर देते हैं कि अगर कहीं पे कोई इंसानी गलती हो या किसी किस्म से भी कोई कोताही रह जाए तो उसका अजाला किया जा सके। इसलिए उजैर का केस मैं रीजनल रिव्यू बोर्ड को रेफर कर रहा हूं, यानी हमारे RPO साहब जो हैं उनकी ज़ेर निगरानी एक कमेटी कायम की गई है जो इस किस्म के केसेस देखती है। मैं ये चाहूंगा कि हम इसको तमाम चांसेस दें
تاکہ یہ پولیس میں آئے، اپنا پوٹینشل اس کو ایکسپلور کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جسمانی لحاظ سے مضبوط اور پھرتیلے نوجوان کو چھوٹے قد کی بنیاد پر ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے خصوصی درخواست قابل ستائش ہے۔ ایک اور دلچسپ پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔ وفاق وزراء جناب اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی موجودگی میں معروف شاعر سید سلمان گیلانی صاحب کا پاکستان میں انتخابی عمل سے متعلق کلام۔ یہ نشست مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر منعقد ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکریٹری سینیٹر مولانا عبداللہ غفور حیدری صاحب بھی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ نے بات شروع کی ہے تو میں نے پہچانا کیا بولیں کس کے ایمان پر یہ کھیل رچایا جاتا ہے، کیا کہیے کس کے کہنے پر مینڈیٹ چرایا جاتا ہے، کیا کہیے کس کے کہنے پر مینڈیٹ چرایا جاتا ہے۔ شفاف الیکشن ایسے بھی لوگوں میں کرایا جاتا ہے۔ کچھ لوٹے جوڑے توڑے جاتے ہیں، کچھ لوٹے جوڑے جاتے ہیں، کچھ لوٹے توڑے جاتے ہیں، کچھ لوٹے جوڑے جاتے ہیں۔ جو بات نہ مانے صاحب کی اس کو ہروایا جاتا ہے، جو بات نہ مانے صاحب کی اس کو ہروایا جاتا ہے۔ کیا کہیے کس کے کہنے پر یہ کھیل رچایا جاتا ہے۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں یارو، ہم ایٹمی طاقت ہیں یارو، سو ہم کو باندھ کے رکھنا ہے۔ ہم جاہل ہیں، ہم پاگل ہیں، یہ شور مچایا جاتا ہے۔ ہم پاگل ہیں، ہم جاہل ہیں، یہ شور مچایا جاتا ہے۔ شفاف الیکشن ایسے بھی لوگوں میں کرایا جاتا ہے۔ اور کچھ لیڈر مسلے ٹٹو ہیں، کچھ چابی والے لٹو ہیں۔ کچھ لیڈر مسلے ٹٹو ہیں، کچھ چابی والے لٹو ہیں۔ ٹٹو نچوائے جاتے ہیں، لٹو کو گھمایا جاتا ہے۔ ٹٹو نچوائے جاتے ہیں، لٹو کو گھمایا جاتا ہے۔ کیا بولیں کس کے ایمان پر مینڈیٹ چرایا جاتا ہے۔ شفاف الیکشن ایسے بھی دنیا میں کرایا جاتا ہے۔ کچھ دھاندلی پولنگ سے پہلے، کچھ دھاندلی بعد میں کرنی ہے۔ نگرانی کرنے والوں سے یہ حلف اٹھوایا جاتا ہے۔ نگرانی کرنے والوں سے یہ حلف اٹھوایا جاتا ہے۔ شفاف الیکشن اے لوگوں ایسے بھی کرایا جاتا ہے۔ پولنگ کے نتیجے میں اپنی مرضی کا نہ جب بندہ جیتے، پولنگ کے نتیجے میں اپنی مرضی کا نہ جب بندہ جیتے، ڈبوں کو اٹھا کر ووٹوں کو نالے میں بہایا جاتا ہے۔ ڈبوں کو آخری سوشل میڈیا پوسٹ جس کے مطابق وزیر اعظم پاکستان دیوالی کی تقریب میں شریک ہیں، جو قابل ستائش ہے کیونکہ ہر پاکستانی جو کسی بھی مذہب نظریے سے تعلق رکھتا ہوں پاکستانی ریاست کو اس کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے۔ انڈیا میں بھی اس پر بحث ہو رہی ہے۔